हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारत। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आज हम लोग क्या समझने वाले हैं। इसमें आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का हिंदी मतलब क्या होता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है रासायनिक संयोग के नियम। केमिकल मतलब होता है रासायनिक, कॉम्बिनेशन मतलब होता है संयोग और लॉज ऑफ का मतलब होता है के नियम। तो आज हम लोग समझेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का यूज कहाँ होता है। तो देखो हम लोग बहुत सारे ऑब्वियसली केमिस्ट्री में हम लोग रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो जितने भी रिएक्शन होती हैं अभी तक इस अर्थ पर जितने भी रिएक्शन होते हैं उन सारे रिएक्शन कुछ ना कुछ लॉज को फॉलो करती है। और वो जिस लॉ को फॉलो करती है वो सारे लॉ क्या कहलाते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके अंदर कितने लॉ आते हैं, टोटल 5 लॉज आते हैं। तो पहले इसको लिख देते हैं। ऑल केमिकल रिएक्शन फॉलो सर्टेन लॉज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बस यहाँ पर यही लिखियो कि ऑल केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं फॉलो, वो फॉलो करता है किस चीज को फॉलो करता है, कुछ रूल्स कुछ कुछ नियम को फॉलो करते हैं। एंड उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें टोटल कितने लॉज आते हैं, टोटल 5 लॉज आते हैं। पहला कौन सा होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फर्स्ट होता है। फिर क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेफिनिट प्रोपोर्शन। पहला क्या होता है, फर्स्ट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब इसमें क्या होता है, मास को कंजर्व किया जाता है। आई थिंक आप लोग क्लास 10th में हम लोग इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो हम लोग इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, ताकि जो हम लोग का जो रिएक्टेंट में जितना मास हो, रिएक्टेंट पे जितना मास है, प्रोडक्ट का भी उतना ही मास होना चाहिए। दोनों के मास को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पर बैलेंसिंग करते हैं। और वो जो बैलेंसिंग होता है, बैलेंसिंग किस चीज को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ताकि अगर देखो एक साइड अगर मैं O2 लिख रही हूँ तो दूसरे साइड भी O2 ही आएगा, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या डायरेक्ट वो ऑक्सीजन रिलीज करे, कहीं से भी वहां पर O2 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो मास दोनों साइड कंजर्व होने चाहिए। ऑब्वियसली अगर दोनों साइड नहीं कंजर्व होता है तो वो जो बैलेंसिंग नहीं हुई रहती। तो पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज कहाँ होता है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने में। सेकेंड होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन। जैसे देखो कि अभी एक कोई कंपाउंड बनती है, जैसे वाटर ले, तो वाटर किस चीज से बनी हुई रहती है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन के कुछ एटम्स रहते हैं, ऑक्सीजन के कुछ एटम रहते हैं, वो दोनों कंबाइन करते हैं और वो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों जो कंबाइन कर रही है ना, ये एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करती है। ये हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन करता है। अब वो रेशियो कौन सा होता है, तो देखो हम लोग कांस्टेंट प्रोपोर्शन को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देख लेंगे कि क्या होते हैं। तो देखो हाइड्रोजन दो रहते हैं, H2O लिखते हैं हम लोग वाटर को। मतलब कि हाइड्रोजन दो रहते हैं और ऑक्सीजन एक रहता है। फिर उसका क्या होता है कि हम लोग मास लिखते हैं, हाइड्रोजन 2 ग्राम ले लेते हैं और ऑक्सीजन को कितना लेते हैं, ऑक्सीजन का मास होता है 16, मतलब 16 ग्राम ले लेते हैं। तो टोटल 18 ग्राम होता है। तो हमेशा वाटर वाटर जो बनेगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स्ड रेशियो रहेगा। वो रेशियो कौन सा रहता है, वो रेशियो रहता है 1:8। 1:8 रेशियो में हमेशा कंबाइन करता है वाटर। ठीक है, तो ये एक फिक्स्ड रेशियो होता है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक फिक्स्ड रेशियो रहता है। तो हर एक चीज का फिक्स्ड रेशियो रहता है, चाहे आप कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो या कुछ भी अगर कंपाउंड ले लोगे तो वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन हुई रहती है। ठीक है, तो पहला हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि मास हमेशा कंजर्व रहेगा। और इस लॉ का कहाँ पर यूज करते हैं, तो हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं।
सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी कंपाउंड बनेगा तो वो हमेशा ऑब्वियसली कंपाउंड बनेगा वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बनेगा, और वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो रहेंगे वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में ही कंबाइन करेंगे और उसके बाद भी वो कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे वाटर, वाटर हम लोग कहाँ से हम लोग वाटर जो हम लोग पीते हैं वो भी पानी ले सकते हैं, या किसी तालाब से ले सकते हैं, या किसी गटर से कहीं से भी ले लोगे। अगर प्योर वाटर को देखोगे तो वो हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही बना हुआ रहेगा और दोनों का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहने का मतलब ये हुआ कि देखो अगर कुछ भी, जैसे देखो कार्बन और ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन को मिलाकर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन को मिलाकर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों दो ही एलिमेंट से बने हुए हैं, कार्बन से और ऑक्सीजन से, बट देखो दोनों अलग अलग रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं और अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। वही होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मतलब कि अलग अलग रेशियो में वो कंबाइन करेंगे और वो अलग अलग सब्सटेंसेस को या अलग अलग प्रोडक्ट को बनाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में आप याद रख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? फोर्थ होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फिर होता है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। देखो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो होता है ये हमारे, हम लोग अभी ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि क्लास 11th 12th में ये नहीं पढ़ना है, उसके आगे जो पढ़ाई, जो आगे भी केमिस्ट्री लेते हैं उनको ये सब पढ़ना रहता है। हम लोग का मतलब कि हमारे सिलेबस में जो क्लास 11th में है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है एंड लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है। ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हमारे सिलेबस में है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि अभी हम लोग पढ़े लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग के नियम। लॉ केमिकल मतलब क्या होता है? रासायनिक। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? संयोग। और लॉ ऑफ मतलब होता है के नियम। तो रासायनिक संयोग के नियम मतलब कि कभी भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो वो कुछ ना कुछ लॉ को फॉलो करती है, और वो जिस लॉ को, जितने भी लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो केमिकल रिएक्शन है वो 5 में से किसी एक लॉ को वो फॉलो करती है। ठीक है, तो इसमें 5 नियम आते हैं। कौन कौन होता है? फर्स्ट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका यूज कहाँ पर करते हैं? तो जब इक्वेशन को बैलेंस करनी रहती है तो वहां पर यूज करते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन, ऑब्वियसली कहीं भी अगर कंपाउंड बनेगा तो वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में ही रहेगा। हम लोग H3O को मिलाकर वाटर नहीं बना सकते, या HO को मिलाकर हम लोग वाटर नहीं बना सकते। वाटर को बनाने के लिए हमेशा H2O की ही जरूरत रहेगी, मतलब कि हाइड्रोजन दो रहेगा, ऑक्सीजन एक रहेगा। तो इसी से हमेशा वाटर बनेगा, जो कि रेशियो क्या होता है? 1:8, एक फिक्स्ड रेशियो होता है। वैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एक कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है? वो 12 होता है, 12, और ये कितना होता है? 32 होता है। तो ये हमेशा क्या हो जाएगा? अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 3 होगा 8, तो ये हमेशा 3:8 रेशियो में ही कंबाइन करती है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी दोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन सकता। हो सकता है कुछ और बन जाए बट वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमेशा लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है कौन? जब कभी भी कंपाउंड बनता है। उसके बाद होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब ये होता है कि अगर देखो कि कार्बन और ऑक्सीजन के मैं एलिमेंट को ले रही हूँ, उसके एटम को ले रही हूँ, तो उसको मैं अलग रेशियो में कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकती हूँ, और उसी को अलग रेशियो में कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकती हूँ। मतलब कि दो एलिमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट को बना सकते हैं। वही क्यों, कैसे बन सकता है? तो अलग अलग रेशियो में कंबाइन होकर के अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है, और वही क्या होता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको बस नाम याद करके भूल जाए। लास्ट होता है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में क्या होता है कि यहाँ पर भी कहा जाता है कि अगर हम लोग, इसमें ये होता है कि जैसे देखो कि हम लोग इतने जगह में कुछ यहाँ पर एटम आ गए, सपोज करो ये क्या है? कार्बन की है, और यहाँ पर क्या है? ये ऑक्सीजन के। यहाँ पर कार्बन नहीं ले लेते हम लोग, नाइट्रोजन ले लेते। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटम में इस सेम जगह में, ठीक है।
तो अगर इसको हम लोग सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर देंगे तो दोनों के अंदर क्या होगा, सेम ही मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो गैसियस वॉल्यूम का मतलब यही होता है कि सेम एनटीपी होती है कि सीपी होती है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और क्या होगा कि जैसे ये रूम है, तो इस रूम में अगर एक ही टेम्परेचर और एक ही प्रेशर को रखें, तो एक ही टेम्परेचर और एक ही प्रेशर पे अगर हम लोग इसमें नाइट्रोजन को भरें और एक बार ऑक्सीजन को भरें, तो नाइट्रोजन के इसमें जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, नाइट्रोजन के जितने पार्टिकल्स निकलेंगे, उसमें यहाँ पर ऑक्सीजन के भी पार्टिकल्स लेंगे, तो वही क्या हो जाता है, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिटेल में समझने वाले हैं। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। मास मतलब होता है द्रव्यमान, और कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण, और लॉ ऑफ मतलब होता है के नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होती क्या है, इसको हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले ये दिए थे कौन और कब दिए थे, ठीक है, तो इसको दिए थे कौन, एंटोइन लेवोजियर ने। लोग ये लिख सकते हैं, दिस लॉ was given by Antoine Lavoisier in 1789। 1789 में इस नियम को दिया गया था। कौन सा नियम था, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंटोइन लेवोजियर, जिसको क्या कहते हैं ये, और कौन है, ये है फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री के क्या है, पिता है। कौन है, एंटोइन लेवोजियर। देखो, इससे पहले क्या होता था ना कि साइंस में सब कुछ पढ़ना पड़ता था, बट जब ये एंटोइन लेवोजियर आए तो वो क्या किए कि वो केमिस्ट्री को एक अलग सब्जेक्ट बना दी। उससे पहले केमिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट नहीं थी, एंटोइन लेवोजियर बनाए, ठीक है। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये दिए किसने, एंटोइन लेवोजियर ने। कब दिए, 1789 में। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि केमिस्ट्री कब बना, केमिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट कब बना, तो आफ्टर 1789 केमिस्ट्री को एक अलग सब्जेक्ट बना दिया गया था, ठीक है। अब ये कहते क्या है, he stated that in all physical or chemical change of reactant is always equal to total mass of product। ये क्या कहते हैं, एंटोइन लेवोजियर ये कहते हैं कि इन फिजिकल और केमिकल चेंज, कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज होती है, सिर्फ यहाँ पर केमिकल चेंज नहीं कहा गया, फिजिकल चेंज। जैसे देखो कि हम लोग एक आइस ले रहे हैं और आइस को मेल्ट करके हम लोग वाटर बना रहे हैं, तो एक फिजिकल चेंज होगी, या किसी भी तरीके का केमिकल चेंज। जैसे मैं एक पेज ले रही हूँ, पेज को जला रही हूँ, तो वो क्या हो गया, वो तरीके का केमिकल चेंज हो गया। तो किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज अगर होता है तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, मास का जो रिएक्टेंट का जो मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का भी मास होता है। अब जैसे देखो कि मैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनाई, तो ये क्या बन गया, H2O। तो यहाँ पर देखो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो कौन क्या बन गया, वाटर बन गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 है, ऑक्सीजन के कितने, 1 है। तो यहाँ पर भी देखो कि ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। जो केमिकल रिएक्शन में शामिल होता है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, और उससे मिलकर के जो प्रोडक्ट बनता है, जो अभी बनता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं।
तो यहाँ पर कहा गया है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का जितना मास रहेगा उतना ही प्रोडक्ट का भी मास होगा, मतलब कि दोनों का मास हमेशा क्या है, इक्वल है। इस अर्थ पर जितना मास था पहले था उतना ही मास अभी भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इन अदर वर्ड मास कैन neither be created nor be destroyed। हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि मास को ना तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब ना ही उसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अर्थ पर जितना मास पहले था उतना ही आज भी और उतना ही आगे भी रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ना तो मास को बना सकते हैं और ना ही मास को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्यमान संयोग संरक्षण के नियम। ठीक है, ये दिए कौन थे, तो एंटोइन लेवोजियर दिए थे। कब दिए थे, तो 1789 में दिए थे। एंटोइन लेवोजियर को भी लोग किस नाम से जानते हैं, वो क्या है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के पिता। क्यों? क्योंकि इससे पहले केमिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट नहीं हुआ करती थी, केमिस्ट्री को हम लोग साइंस नहीं पढ़ते थे। बट ये एंटोइन लेवोजियर इस नियम के बाद वो क्या कर दिए कि केमिस्ट्री को एक अलग सब्जेक्ट बना दिए, केमिस्ट्री को हम लोग अलग से पढ़ने लगे। हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एलिमेंट या मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं हम लोग। किसको जानते हैं, तो केमिस्ट्री को जानते हैं। तो केमिस्ट्री को इन्होंने एक अलग सब्जेक्ट बना दिया। अगर पूछा जाए कि केमिस्ट्री कब अलग सब्जेक्ट बना, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1789 के बाद केमिस्ट्री को एक अलग सब्जेक्ट बना दिया गया था। अब वो कहते क्यों क्या है, वो कहते हैं ये है कि इन ऑल फिजिकल और केमिकल चेंज, किसी भी तरीके का फिजिकल या केमिकल चेंज होगा तो उसमें मास मास किसी भी रिएक्टेंट का, मतलब कि रिएक्टेंट जो शामिल हो रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसका मास हमेशा उसके प्रोडक्ट के बराबर रहेगा। तो इन ऑल फिजिकल और केमिकल चेंज, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मास का जितना रिएक्टेंट का जितना मास रहेगा उतना ही प्रोडक्ट का भी मास होगा। या दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो हम लोग मास को बना सकते हैं और ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अर्थ पर जितना भी मास है वो कंजर्व है, ना तो वो मास बढ़ रही है ना वो मास घट रही है। क्यों? क्योंकि मास को हम लोग ना ही बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका यूज कहाँ होता है और फिर इसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे। अभी देखो, अभी हम कुछ देर पहले मैं जस्ट बताई थी कि हम लोग इस नियम का किस चीज में यूज करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं। तो इस नियम का यूज कहाँ पर होता है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो दिस लॉ इज सिंपली यूज टू बैलेंस any chemical equation, या हम लोग ये कह सकते हैं इक्वेशन या रिएक्शन लिख देते हैं यहाँ पर, रिएक्शन। इस नियम का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल में हम लोग लिख देते हैं C+O2, ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग कार्बन के एटम लेंगे, कुछ ऑक्सीजन के कुछ एटम लेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होगा और फिक्स रेशियो में कंबाइन होने के बाद वो क्या बना देगा, वो बना देगा एक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कि इसमें हम लोग को देखना है कि क्या दोनों का मास इक्वल है। दोनों का मास कैसे इक्वल पता चलेगा, तो देखो कार्बन कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि हम लोग 12 ग्राम अगर कार्बन लिए, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ 16 नहीं लिखेंगे, 16 इंटू 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 2 लिया गया, ऑक्सीजन के 2 एटम लिए गए, तो 16 इंटू 2 ग्राम करेंगे। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये भी क्या होगा, 12 प्लस 16 इंटू 2। अब देखो इस दोनों के ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 32
12 ग्राम प्लस 32 ग्राम, यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, अभी यहाँ पर इक्वल कर देते हैं, इंटू 12 प्लस 32 ग्राम। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 44 ग्राम, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 44 ग्राम। तो ये क्या हुआ, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? बिल्कुल ये इक्वेशन बैलेंस है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट का भी मास है। आई होप कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा। तो देखो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझे, कार्बन और ऑक्सीजन का एटम लिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का लिए, जिसमें एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। एटॉमिक मास इसका 12 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, 8 होता है, और इसका एटॉमिक मास 16 होता है। ठीक है, तो हम लोग दोनों का एटॉमिक मास लिए और उसको हम लोग ग्राम में लिख दिए। ऑब्वियसली मास तो केजी में हो सकती है, ग्राम में हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या ले लिए? ग्राम में ले लिए। तो 12 ग्राम हम लोग 12 ग्राम हम लोग कार्बन ले लिए, और 32 ग्राम हम लोग क्या ले लिए? 32 ग्राम हम लोग ऑक्सीजन लेंगे, और इस दोनों को कंबाइन करके, मतलब इससे जो प्रोडक्ट बनेगी, ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी मास उतना ही होना चाहिए। तो कार्बन, इससे क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना, और कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना हुआ कि 12 प्लस 32 हो गए। तो यहाँ पर दोनों साइड 44 आ गया। मतलब ये क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बैलेंस है। क्या हम लोग यहाँ पर O3 नहीं लिख सकते थे? नहीं लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि देखो कि यहाँ पर अगर हम लोग O3 लिखते भी, अगर यहाँ पर इसके जगह हम लोग O3 लिख देते, यहाँ पर O3 लिख देते, तो क्या होता? तो अपन इक्वेशन तो बैलेंस हो जाती, बट ये प्रोडक्ट बन ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि सेकंड जो नियम है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनिट प्रोपोर्शन, उसमें ये कहा गया है कि कोई भी अगर कंपाउंड बनेगा तो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन होगा, और ये रेशियो में तो कंबाइन बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होगा, और फिर वो क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है, और वो जो रिएक्टेंट जो कंबाइन होती है उसका मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू भी समझते हैं हम लोग। ये 1 2 में क्या लेते हैं हम लोग? 2 में लेते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, H2 प्लस O H2O। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया कि मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ली। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक मास होता है? एटॉमिक नंबर भी एक होती है, एटॉमिक मास भी इसका एक ही होता है। तो क्या हम लोग यहाँ पर एक लिखेंगे? नहीं, एक 1 इंटू 2 लिखेंगे, 1 इंटू 2 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होती है, तो 16 ग्राम इज इक्वल टू, यहाँ पर भी कितना होगा? 1 इंटू 2 प्लस 16। आई थिंक यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया हो कि 1 इंटू 2 कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक मास एक ही होता है, और यहाँ पर मैं वैसे वैसे 2 हाइड्रोजन ली हूँ, तो उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये कंबाइन करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 16 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 प्लस 16। यहाँ पर दोनों साइड कितना आ रहा है? दोनों साइड 18 ग्राम आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी इक्वेशन बैलेंस है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे करके क्या होता है कि इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि रिएक्टेंट का जो मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। जैसे देखो कि अगर हम लोग एक पेज लेते और पेज को अगर आग लगाते हैं, पेज को अगर जला देते हैं, तो देखो हम लोग को ऑब्वियसली राख बहुत कम मिलता है, और हम लोग ये सोचते हैं कि मतलब कि आधा तो गायब ही हो जाता है, और राख बहुत कम होती है। ठीक है, एस। ठीक है, तो हम लोग वो एस जो बहुत कम होती है, वो कम क्यों हो जाती है? क्योंकि देखो कि वो जब जलती है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ठीक है, अगर पूरे को अगर हम लोग उसको एक लैब में करें, और वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है और जो ऑक्सीजन जो लग रही है उस आग लगाने में, उन सबको अगर कंबाइन करें, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट वहां पर भी बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट के बराबर। मतलब एक पेज का और वहां पर जो ऑक्सीजन जिसका यूज हो रहा है वो रिएक्शन करने में, और जो एस बन रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, वो भी दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी रिएक्शन होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। आई होप कि आप लोग यहाँ पर समझ में आ गया होगा। देखो इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होती है, बट एक्सेप्शन को हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े? आज के इस वीडियो हम पढ़े लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब कि अगर कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ नियम को फॉलो करते हैं, वो कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। वो कितने नियम होते हैं? टोटल 5 ही रूल होते हैं। फर्स्ट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनिट प्रोपोर्शन, थर्ड होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ होता है रेसिप्रोकल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन,
एंड फिफ्थ होती है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। उसमें सबसे फर्स्ट वाला जो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो आज की वीडियो में हम लोग कवर किए। वो दिए किसने, कौन ये नियम को दिए थे, तो एंटोइन लेवोजियर दिए थे 1789 में, जिसको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद ही केमिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट बन गई। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इन ऑल फिजिकल और केमिकल चेंज, किसी भी तरीके का अगर फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा, उसमें मास, अगर रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही मास उसके प्रोडक्ट का भी होगा, ठीक है। मास में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। तो मास रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। और इसको उन्होंने दूसरे शब्दों में ये कहा था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना तो हम लोग मास को बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब कि हमारी इस अर्थ पर जितना मास है वो मास कंजर्व है, वो ना तो बढ़ रही है और ना ही वो घट रही है, वो क्या है, कंजर्व है। फिर उसको हम लोग कुछ हम लोग ये देखे कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज कहाँ होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का हम लोग यूज करते हैं किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम लोग इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज करते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर ये वीडियो आप लोग यूजफुल रहा होगा तो प्लीज व्यू कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।